वेलकम बैक दोस्तों। शोमुस बायोलॉजी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। अब ये एक ओवरव्यू होगा और एक बेसिक आइडिया होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक लेवल पे क्या होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब अगर हम इस नाम को तोड़कर देखें तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। तो यहां न्यूक्लियर का क्या मतलब है, क्योंकि ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एक तकनीक है जिसमें हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं जिनके साथ हम डील करते हैं। जैसे प्रोटीन को ही ले लो, अगर हमें किसी अनजान प्रोटीन या किसी दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालना है, केमिकल कंपाउंड का, तो कंपाउंड बहुत सारे अलग अलग एटम्स से जुड़ा होता है और उन्हें अलग अलग तरीके से अरेंज किया जाता है। इनकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर अलग अलग एटम्स मौजूद होते हैं। अब बात यह है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम उन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं जिन केमिकल मॉलिक्यूल की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब उन केमिकल कंपाउंड्स के अनजाने स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से कुछ तरीके हैं एनएमआर, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जो हमें मॉलिक्यूल्स के अनजाने स्ट्रक्चर को पहचानने में मदद करती है, जैसे प्रोटीन या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड एसिड या न्यूक्लिक एसिड। इस वीडियो में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यही कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पिनिंग के आइडिया पर और इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिज्म फीचर के ऊपर बेस्ड है। तो इसका मतलब क्या है। आमतौर पर जो हम जानते हैं वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, मतलब कि सभी एटम्स के पास एक न्यूक्लियस होता है। हम जानते हैं कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनएमआर को समझने के लिए हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के सिंपलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो आपको पता है ना कि हाइड्रोजन बहुत ही सिंपल होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में बीचों बीच होता है और इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। तो यही है, हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अब इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रक्रिया में हम ये देखेंगे कि यह प्रोटॉन एक बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। तो कैसी भूमिका, ये प्रोटॉन यहां पर स्पिन कर सकता है, मतलब कि ये घूम सकता है। प्रोटॉन की इस स्पिनिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये यहां पर व्यवहार कर सकता है एक मैग्नेट की तरह। ओके, और ये सिर्फ हाइड्रोजन में ही नहीं बल्कि ऐसा बहुत सारे बाकी एटम्स के साथ भी होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, सभी चीजें उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उनमें प्रोटॉन होता है और वो स्पिन कर सकता है। अब इसकी स्पिनिंग का रीजन क्या है, ये प्रोटॉन आखिर क्यों स्पिन करता है। स्पिन की वजह से इसे मैग्नेट की प्रॉपर्टी मिल जाती है। अब इसे सिंपल रखने के लिए हमने सिर्फ हाइड्रोजन को समझाया और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रोसेस में हाइड्रोजन के बारे में बताया। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हाइड्रोजन स्पिन कर सकता है, तो मैंने आपको बताया था कि वो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार कर सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। और अगर ये एक मैग्नेट है तो इसका भी बाकी मैग्नेट की तरह नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ की तरफ हम एरो बना देते हैं। हम इसे डेजिग्नेट कैसे कर सकते हैं, हम नॉर्थ में एक एरो बना देंगे, बिल्कुल एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरह, क्योंकि मैग्नेट हमेशा इसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है। तो ये हाइड्रोजन है जो मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है। अब एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जब ये एक मैग्नेट है तो चलिए इस हाइड्रोजन के पास और एक मैग्नेट रख देते हैं, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हो सकता है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को इस वाले हाइड्रोजन एटम के बहुत पास रखें, चलो मान लो हम एक और हाइड्रोजन लेके आते हैं जिसके नॉर्थ पोल को इस हाइड्रोजन के नॉर्थ की तरफ ले जाते हैं, तो ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को पुश करेंगे। तो ये दूसरे वाले को उल्टे दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। ये इस दूसरे वाले एटम को स्पिन करने देगा, जिससे साउथ पोल जो है वो नॉर्थ के पास आ सके, ताकि इस वजह से वो रीअरेंज कर सके।
और ऐसा हर मैग्नेट के साथ होता है जिनके बारे में हम जानते हैं। और ये रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब रीअरेंजमेंट हो जाता है तब उनका जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसे हम स्टेबल स्टेट कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं लीस्ट एनर्जी स्टेट। ये एटम की सबसे इकोनॉमिक स्टेट होती है। तो ये एटम जो है वो अक्सर ऐसी ही स्टेबल स्टेट में रहना पसंद करते हैं। अब जरा इमेजिन करो दोस्तों, यहां हाइड्रोजन मौजूद है और अगर हम यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, यह मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हम नॉर्थ की डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक मशीन की मदद से। अब इससे भी उसी तरह का इफेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर वही चीज ड्रॉ करता हूं। चलो मान लो कि इस मशीन के अंदर हम इन एरो को डायरेक्शन दे रहे हैं जो कि नॉर्थ की तरफ है। तो ये देखिए, ये नॉर्थ फील्ड है और इस मशीन को कहते हैं एनएमआर मशीन। तो एनएमआर मशीन का काम है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, जो हमें पता है वो ये है कि जिस भी दिशा में हाइड्रोजन था, चलो मान लिया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जिस भी दिशा में वो पहले था अब वो सिर्फ एक ही दिशा में शिफ्ट होगा, जो कि ये है। तो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ के जैसा सेम होगा और साउथ मैग्नेटिक फील्ड साउथ के जैसा सेम होगा। तो ये दोबारा से अरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट है, ये सबसे स्टेबल स्टेट है। क्या? स्टेबल स्टेट, ठीक है। तो चलिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मॉलिक्यूल्स अक्सर ऐसे नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो दरअसल किसी भी ओरिएंटेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन एटम्स और हाइड्रोजन दोनों किसी भी ओरिएंटेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड को लगाते हैं तब वो जल्दी से स्पिन कर लेंगे, ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड के स्पिन से मैच हो जाए। ऐसे स्पिन को हम अल्फा स्पिन कहते हैं। याद रखना, इसे हम अल्फा स्पिन कहते हैं। और स्पिन हो जाने के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रीअरेंज हो जाएंगे। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। तो अब तक हमने क्या सीखा है? हमें पता है कि यह एटम हाइड्रोजन मैग्नेट की तरह व्यवहार कर सकता है। जब भी हम किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो ये उसे मैच करने के लिए स्पिन कर सकता है, ये सच है। और एनएमआर मशीन में हम बिल्कुल वही चीज करते हैं। हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिसके हिसाब से सारे मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल्स में मौजूद एटम उस मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अभी तक सब ठीक है। अब इस चीज को समझने का दूसरा हिस्सा ये है कि ये सब हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को समझने में कैसे मदद करेगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? अब ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि अलग अलग ग्रुप्स और अलग अलग एटम्स एक दूसरे के साथ है या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एटम्स एक दूसरे के साथ स्पेशल अरेंजमेंट में हो। देखो, इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। या फिर ये हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐसे अटैच हो सकता है। तो अगर आप इन दोनों सिनेरियो को देखें तो इसमें क्लोरीन मौजूद है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन मौजूद है। देखो, ऐसा ही कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें क्लोरीन की ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट दोनों ही केसेस में अलग है। आमतौर पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स में फर्क करने के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि इनमें कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन तीनों सेम नंबर में होते हैं। तो वो कह सकते हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, लेकिन ये अलग हो सकते हैं। और ये डिफरेंस सिर्फ एनएमआर से ही पता चल सकता है, क्योंकि एनएमआर ही आपको ये आइडिया देता है कि दूसरे एटम जो है वो अपनी जगह पर कैसे हैं और वो एटम अपने करीबी एटम से कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर स्पिन का पूरा आइडिया है। तो हमने अभी तक बात की है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो ये प्रोटॉन स्पिन करता है, ये हाइड्रोजन स्पिन करता है। अब ये मैच हो जाते हैं और इसे अल्फा स्पिन कहते हैं। तो अल्फा स्पिन पाना बहुत आसान है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे?
अब चलो मान लो कि हम यहां पर कुछ एनर्जी अप्लाई करना चाहते हैं ताकि फिर उस एनर्जी की मदद से हम इस वाले हाइड्रोजन को उसकी उल्टी दिशा में घुमा सके, 180 डिग्री उल्टी दिशा में। इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि यह नॉर्थ साउथ की तरफ जाए। हम इसे पूरी तरह से उल्टा चाहते हैं, इसलिए हमें यह करने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रखी और ये दूसरी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये नॉर्मल लाइट है, आप नॉर्मल लाइट की फ्रीक्वेंसी देखें तो ये नॉर्मल वेव है। ये वेव या ये लाइट सोर्स इस हाइड्रोजन एटम को उल्टा घूमने के लिए बहुत जरूरी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये उल्टा स्पिन कर सकता है। जब ये उल्टी ओरिएंटेशन में वापस स्पिन करता है तो मैं यहां पर उल्टी ओरिएंटेशन भी ड्रॉ कर देता हूं। तो मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है। चलो मान लेते हैं ये वाली है और ये उल्टी तरफ ऑर्गेनाइज हो रही है। तो आप देखो यहां पर एरो जो है वो अब बिल्कुल उल्टा हो गया है, क्योंकि ये अब 180 डिग्री फ्लिप हो गया है। अब इस स्पिन को हम बीटा स्पिन कहते हैं। हम अल्फा स्पिन को जानते हैं जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही होती है, ऑर्गेनाइजेशन की तरह, जबकि बीटा स्पिन जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होती है। तो हमें दो तरह की स्पिन के बारे में पता है। अब बात यह है कि यह सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मदद से यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हैं। अब इसमें वेव डालते हैं, लाइट डालते हैं, जो इस काम को करने के लिए इसे एक तरह से एनर्जी दे सके। ओके, तो जब वो अल्फा से बीटा तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमें कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अब एक बात याद रखो, क्योंकि ये जो है वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम एक टाइप के मैग्नेट की बात कर रहे हैं जो है हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल। अब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के आसपास दूसरे एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन आदि अलग अलग मॉलिक्यूल्स और एटम्स हो सकते हैं। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यह हाइड्रोजन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है और यह हाइड्रोजन उन सब अलग अलग एटम्स के पास कैसे रखा गया है। यही चीज इस प्रोसेस या तकनीक को मॉलिक्यूल्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्पष्ट करने और पहचानने में मदद करती है। जैसे कि यहां पर आप बोलते हो कि यह हाइड्रोजन कार्बन के करीब है और दूसरा वाला जो है वो नीचे बहुत दूर है। लेकिन यहां पर देखो हाइड्रोजन कार्बन के बहुत ही पास मौजूद है, कार्बन के साथ एकदम करीब मौजूद है। तो ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन एग्जैक्टली कैसे अरेंज्ड है। और यहाँ पे प्रोटॉन काम कर रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। तो इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक और आइडिया देना चाहूंगा कि कैसे हाइड्रोजन के पास दूसरे मॉलिक्यूल्स होने से आखिर क्या होता है। सॉरी, मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन के आसपास के एटम अपना व्यवहार बदलते हैं। चलो इसे देखते हैं। अब चलो मान लो कि यहां पर हाइड्रोजन मौजूद है और कार्बन भी, और वो उस हाइड्रोजन के आसपास ही घूम रहा है। इसका क्या मतलब है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट उतना नहीं होता है। पर इसमें प्रोटॉन है, बस एक ही प्रोटॉन, और हम प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड देने या मैग्नेट की तरह व्यवहार करने का फीचर प्रोटॉन में होता है। अब इस करीब के कार्बन मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आइडिया ये है कि प्रोटॉन्स कभी कभी, चलो मान लो ये है प्रोटॉन जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, और ये प्रोटॉन यहां पर जो है वो एक तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स से घिरा हुआ है। ये मैग्नेट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से ढका हुआ है। हम इसे मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं या फिर डाई मैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। ये डाई मैग्नेटिक शील्डिंग असल में इस हाइड्रोजन के मैग्नेट फीचर को एक तरह से रोक रहा है। ओके, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए यह मैग्नेटिक शील्डिंग अलग हो सकती है ना।
तो चलिए ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, और एक और मॉलिक्यूल लेते हैं जहां हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो, जहां पास में ही दो अलग अलग कार्बन हो। ओके, या फिर एक मॉलिक्यूल लो जिसमें हमारे पास एक कार्बन और हाइड्रोजन हो, और दूसरे मॉलिक्यूल में हमारे पास दो कार्बन एक ही हाइड्रोजन से जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे दो कार्बन्स है और दूसरा वाला कार्बन ज्यादा शील्डेड है, और पहले वाले में जो सिर्फ एक कार्बन है तो ये कम शील्डेड होगा। तो ये शील्डिंग स्पिनिंग कॉन्सेप्ट पर आखिर कैसे अफेक्ट करता है, चलो देखते हैं। अब स्पिनिंग और शील्डिंग का जो आइडिया है फिर से मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो मान लो कि यही वो सिनारियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो यह है एनएमआर मशीन में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, और यह हमारा प्रोटॉन है। हम इस हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, ये अल्फा स्पिन मोड में है। अब मैंने आपको बताया था कि हमें थोड़ा समय चाहिए इस मैग्नेट, इस हाइड्रोजन को बीटा स्टेट में बिल्कुल उल्टा स्पिन करने के लिए। तो ये रिवर्सिंग जो है वो बिल्कुल अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए उन इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इस हाइड्रोजन के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उस सेंस में मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होगा। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें इस एनर्जी की जरूरत है, इस एनर्जी का ज्यादा होना जरूरी है ताकि हम इसे बीटा स्टेट में शिफ्ट कर सके। ठीक है, ओके। लेकिन चलो अब आप ये मान लो कि ये सेम सिनेरियो है और ये इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ है और इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। तो इस हाइड्रोजन एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का असर इतना ज्यादा नहीं होता है। तो हमें कम एनर्जी चाहिए जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, बीटा स्टेट या बीटा स्पिन स्टेट में डालने के लिए। तो आप समझ गए? तो अगर ये यहां पर शील्डेड है तो हमें उसे बीटा स्टेट में स्पिन करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, और अगर ये शील्डेड नहीं है तो बीटा स्पिन स्टेट पे वापस लाने के लिए हमें और एनर्जी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें मॉलिक्यूल में अलग अलग प्रोटॉन्स और एटम्स की स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट को समझने में मदद मिलती है। ठीक है, कैसे? चलो देखते हैं। ये पूरा भर गया है, मुझे इसे पूरा इरेज करना होगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को शील्डिंग और लेस शील्डिंग के आइडिया के मुताबिक कैसे पता लगाएंगे। ये इसीलिए है क्योंकि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास एटम्स का अलग अलग अरेंजमेंट होता है। इन एटम्स की अलग अलग बॉन्डिंग होती है और अलग अलग एटम्स के पास में प्रेजेंट होने की वजह से ये शील्डिंग और नॉन शील्डिंग होगी, और इसकी मदद से हमें स्ट्रक्चर का पता लगाने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब इसे देखते हैं थोड़ी देर में। बीटा स्पिन स्टेट में इस मैग्नेट को वापस दोबारा से स्पिन करने का जो आइडिया होता है वो आइडिया ही एक तरह से रिजोनेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऐसे कॉन्सिक्यूटिव एटम्स की जो एक सिंगल एटम से जुड़े होते हैं, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो रेजोनेंस का मतलब है हम चाहते हैं कि सारे वो एटम्स या सारे वो हाइड्रोजन्स जिनसे हम डील कर रहे हैं और जो मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहे हैं वो सब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए, वो उस मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट होगा। तो एक टाइम पर ऐसा हो कि अगर आप मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के साथ डील कर रहे हैं तो हम जरूर चाहते हैं कि सारी हाइड्रोजन जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में स्पिन कर रही हो, वही ओरिएंटेशन के अंदर, और उसी ओरिएंटेशन का स्पिन हमें एक सटीक डाटा देगा जो हमें फिर उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि हम कह रहे हैं कि सब उस हाइड्रोजन को एक जैसा अरेंजमेंट करने को कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ है, और इसे ही रेजोनेंस कहते हैं। क्योंकि रेजोनेंस
मतलब सारे वो दूसरे एटम्स वही सेम चीज को एक साथ कर रहे हैं, वो यहां पे रेजोनेंस कहलाता है। तो ये आइडिया बहुत ही सिंपल है। पहले हाइड्रोजन था मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। अब हम यहां थोड़ी सी एनर्जी अप्लाई करते हैं। एनर्जी रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडियो वेव के साथ अप्लाई की जाती है। तो आप ये बता सकते हो कि हम इस हाइड्रोजन की ओरिएंटेशन को उसकी ऑपोजिट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां हमारे पास बीटा स्पिन है। अब अगर हम बीटा स्पिन की ओरिएंटेशन की बात करें, जैसे हमने देखा कि अगर इसे इलेक्ट्रॉन से शील्ड किया गया है तो फिर हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन शील्डेड है तो हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और अगर ये शील्डेड नहीं है तो फिर हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अगर हम ग्राफ बनाएं, चलो मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर या ग्राफ बना लेता हूं। अगर यहां इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर हमारे पास एनर्जी है, ओके, तो हमें यहां क्या पता चलेगा, यहां यह पता चलेगा कि यहां पर हमें एक तरह से एक पीक जैसा देखने को मिलेगा। जब हम सेम हाइड्रोजन से डील कर रहे होंगे तो हमें यहां पर पीक देखने को मिलेगा, लेंथ सेम रहेगी, मान लो कि हाइट भी सेम रहेगी। देखिए बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, तो हमें यहां पर इस तरह का पीक देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल के लिए चलिए मान लीजिए कि यहां पर एक शील्डेड है और एक डीशील्डेड। यहां पर दो टाइप्स के मैग्नेटिक सिचुएशन है। हम यहां पर दो तरह के हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं। शील्डेड वाले के लिए आपको याद है हमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो शील्डेड वाले के लिए डॉट कम एनर्जी की जरूरत होगी, और डीशील्डेड वाला यहां पर होगा, ठीक है। शील्डेड और डीशील्डेड, हमारे पास इसके लिए इस तरह का ग्राफ है। तो ये ग्राफ हमें बताएगा कि ये सही तरह से कैसे ऑर्गेनाइज होंगे, और वो एग्जैक्टली किस तरह ऑर्गेनाइज होंगे। अगर हम मॉलिक्यूल से डील करें तो भी सेम ग्राफ के बारे में सोचिए, जिसमें कई हाइड्रोजन्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, डिफरेंट एटम्स से अटैच है। हमारे पास एक अलग तरह का ग्राफ है, और इस ग्राफ का पैटर्न हमें बताएगा कि कौन सा एटम्स किस प्रकार दूसरे एटम्स के साथ ऑर्गेनाइज और अरेंज है, हाइड्रोजन कहां पर प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन है या है ही नहीं। क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पूरी प्रोसेस और केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे तय होगी, इसके लिए हाइड्रोजन दूसरे एटम्स के साथ कैसे जुड़े होंगे, इस बात का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ओके, चलिए एक केमिकल कंपाउंड देखते हैं और देखते हैं कि एनएमआर कैसे उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है। ओके, चलो मान लेते हैं उदाहरण के लिए कंपाउंड है ClCH2CH3 एग्जाम्पल के लिए। अब इस कंपाउंड में देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ बहुत सारा हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से भरे होते हैं। तो हाइड्रोजन उन सब मॉलिक्यूल्स में मौजूद है, और वो हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वो हमें उस केमिकल कंपाउंड की एग्जैक्ट अरेंजमेंट निकालने में मदद करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस केस में, अगर आप इस बीच वाले हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं, इसको लेते हैं। ओके, तो ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ प्रेजेंट है और कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का सबसे पास वाला अटैचमेंट जो है वो ये कार्बन है ना। मतलब कि ये हाइड्रोजन, चलो मान लो ये हाइड्रोजन है, ये एक मैग्नेट जैसा बनने की कोशिश करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज किया जाएगा इस तरह से, लेकिन यहां पर कार्बन से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके करीब के कार्बन से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आपके पास वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे एनएमआर मशीन में हमारा लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड इस मॉलिक्यूल पर कोई असर नहीं करेगा। तो इस वजह से यह हाइड्रोजन यहां पर सही तरह से अलाइन नहीं होगा, इससे यह मैग्नेटिक फील्ड सही से अलाइन नहीं होगा, क्योंकि यहां के करीबी कार्बन से आने वाले इलेक्ट्रॉन से इसे एक तरह से शील्ड किया गया है। तो यह है एक शील्डेड सिचुएशन। अब अगर हम रेडियो वेव की लाइट सोर्स लगाएंगे तो वो एक एनर्जी का काम करेगी,
जिससे बीटा स्पिन स्टेट में शिफ्ट हो जाएगा, और इसके लिए हमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। क्योंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन से शील्डेड होता है, इसको इस स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? तो हमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है। पर अब इस आइडिया के बारे में थोड़ा गहराई में सोचते हैं। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो आप ऐसा ही सोचेंगे, पर यहां देखने पर यह मालूम पड़ता है कि कार्बन के पास क्लोरीन मौजूद ही है। अब इसका क्या मतलब है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब आइडिया ये है, हाइड्रोजन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का असर छुपा रहे हैं, पर अब जब कार्बन के बहुत पास क्लोरीन है तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ खींच रहा है। इसके परिणाम स्वरूप तो इस चीज की वजह से होता क्या है कि हाइड्रोजन सही तरीके से शील्ड यानी कि उसके इर्द गिर्द शील्डिंग उस तरह से नहीं हो पाती जैसा इसे होना चाहिए। अगर क्लोरीन मौजूद नहीं है तो उसे छुपाना चाहिए, और हमें उसको बीटा स्पिन स्टेट में वापस लाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अब जब क्लोरीन यहां पास में प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, अब हाइड्रोजन इतना शील्डेड नहीं है, इसलिए हमें उसके साथ डील करने के लिए और एनर्जी की जरूरत है। और अगर आप इस जगह से एक और हाइड्रोजन लेते हो जो यहां पर प्रेजेंट है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, यहां पे कोई क्लोरीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स पास में नहीं है, तो अब इस हाइड्रोजन से क्लोरीन काफी दूर है। अब इसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही नजदीकी काम है, ये एक बहुत ही लोकल एनर्जी है, एक लोकल प्रोसेस है। ये इस मॉलिक्यूल के पूरे अंदर नहीं फैली हुई है, बल्कि सिर्फ क्लोरीन के आसपास एक जगह में फैली हुई है। तो इस हाइड्रोजन में इस क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये उससे बहुत दूर है। तो ये हाइड्रोजन सारे इलेक्ट्रॉन से शील्ड होगा जो पास के कार्बन से आ रहे हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास भी खुद का एक पास का कार्बन है ना? तो यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन से शील्डेड होगा, इसलिए हमें इसे वापस बीटा स्पिन स्टेट में शिफ्ट करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी। अब अगर हम इसे दो अलग अलग पॉपुलेशन के तौर पर लेते हैं तो ये है हाइड्रोजन ए और ये है हाइड्रोजन बी, जो एक्चुअल पीक में दिखेगा, जो कि हम एनएमआर मशीन के एंड पर डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट करेंगे। अगर हम इस डिटेक्टर को देखते हैं और अगर आप मॉनिटर स्क्रीन को देखते हैं तो वहां एक ग्राफ होगा, और वो ग्राफ हमें बताता है एनर्जी के बारे में जो इस पॉइंट से शुरू हो रही है, और एनर्जी इस डायरेक्शन में एरो की तरफ बढ़ रही है, और हमारे पास ये इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ पर क्या जानेंगे? यहाँ हम जानेंगे कि बी हाइड्रोजन को शिफ्ट करने के लिए एनर्जी कम लगेगी। तो बी हाइड्रोजन यहाँ पर पहले पीक को इस रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बी का पीक होगा, और ए के लिए ये ए हाइड्रोजन। यहां पर अब देखा जाए तो और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी ही, इसलिए ये वाई एक्सिस से यहां इस तरफ देखिए दूरी में मौजूद रहेगा, ठीक है? तो ये हमें बताएगा कि बी और ए बिल्कुल एग्जैक्टली कहां पर है। ये एग्जाम्पल आपको ये बताने के लिए है कि ऐसा किस तरह की सिचुएशन में हो सकता है। अब चलो सोचते हैं हाइड्रोजन के चारों तरफ मौजूद सभी अलग अलग स्पेशल एटम्स के बारे में। आपको बहुत सारे ऐसे पीक मिलेंगे, बड़ी क्वांटिटी में पीक ऊपर नीचे चल रहे होते हैं, इसे पीक कहते हैं। तो पीक वो ग्राफ का पॉइंट है जो कि रिकॉर्ड होता है किसकी वजह से? रेजोनेंस एनर्जी की, वो एनर्जी जिसकी जरूरत है। तो ये जो रेजोनेंस एनर्जी पीक हम देखेंगे, यह अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक होगा। इस कंपाउंड के लिए ये कंपाउंड का कैरेक्टर है, दूसरे कंपाउंड के लिए कैरेक्टर भी दूसरा होगा। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप ये क्लोरीन यहां से सीधे लेते हो और इसको इस कार्बन के पास फिर से रख देते हो, कार्बन से अटैच कर देते हो। इस केस में आपको डिफरेंट पीक देखने को मिलेगा। तो यहां पर पीक का अरेंजमेंट जो है वो एक सिंपल केमिकल कंपाउंड के सिग्नेचर की तरह होगा। तो जब हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स का एनालिसिस करते हैं
तो इस हाइड्रोजन के प्रेजेंस से हमें पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन सी एटॉमिक इंटरेक्शंस हमें ग्राफ में अलग अलग पीक्स देने वाले हैं, जो हमें बिल्कुल सही तरह से केमिकल कंपोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। यह है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट और मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बेसिक लेवल और ओवरव्यू में पूरी प्रोसेस के बारे में समझ आ गया होगा। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादातर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर डिटरमाइन होता है। मतलब कि ये छोटे न्यूक्लियस पे बेस होता है। जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और हम रेजोनेंस एनर्जी पे भरोसा करते हैं जो हमें बीटा स्पिन स्टेट में लगाने के लिए चाहिए होती है। इसका नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्योंकि सारे एटम्स के न्यूक्लियस जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो सब यहाँ एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो यही न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का आइडिया है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, इसे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।